सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी क्लासेज में आपका स्वागत है। राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आज अपन देखते हैं राजस्थान में उद्योगों का विकास की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में राजस्थान में औद्योगिक विकास किस प्रकार से हुआ है। देखिए, औद्योगिक विकास जो है वो आर्थिक और सामाजिक विकास की धुरी कही जा सकती है। अगर हम विकसित देशों को देखें तो वहाँ विकास का जो मूल आधार है वो औद्योगिक क्रांति से जुड़ा हुआ है। यानी विकास का जो प्रथम पायदान है वो उद्योगों के विकास को कहा जा सकता है। यानी जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में औद्योगिक विकास होगा, रोज़गार के जो साधन हैं वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में सृजित होंगे और लोगों को रोज़गार के विभिन्न जो विकल्प हैं वो उपलब्ध होंगे, जिसके कारण से जो विकास है या जो आर्थिक और सामाजिक विकास है वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगा। आर्थिक विकास के जो मूल आधार है उसके अंतर्गत अपन तीन चीज़ों को ले सकते हैं: उद्योग, व्यापार और परिवहन। उद्योगों का जो विकास है वो डिपेंड करता है व्यापार और परिवहन के साधनों पर, क्योंकि उद्योगों के विकास में उद्योग का जो उत्पाद होगा उस उत्पाद को व्यापारिक प्रतिष्ठानों के माध्यम से बेचा जाएगा। यानी डिमांड जो है वो कहाँ पे होगी? औद्योगिक उत्पादों की व्यापार के माध्यम से होगी। इसके अलावा उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति और जो तैयार माल है उसको बाजार तक ले जाने के लिए परिवहन के जो साधन हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार से व्यापार की अपन बात करें तो व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए यानी विपणन के लिए जो प्रोडक्ट हैं वो कहाँ से प्राप्त होंगे? उद्योगों के माध्यम से प्राप्त होंगे। और इसके अलावा उद्योगों के माध्यम से जो प्रोडक्ट प्राप्त होंगे वो परिवहन के साधनों के माध्यम से उनको लाया और ले जाया जाएगा। तो व्यापार जो है वो भी अल्टीमेटली किस पे निर्भर करता है? उद्योगों और परिवहन के साधनों पर। इसके अलावा परिवहन के जो साधन हैं, कोई भी चीज़ है उसकी डिमांड जो होगी तभी वो चीज़ जो है वो मार्केट में बनी रहती है। तो परिवहन के साधनों की जो मांग है वो कब तक होगी कि व्यापार के अंतर्गत विभिन्न जो उद्योगों के द्वारा निर्मित जो माल है वो माल परिवहन के साधनों के माध्यम से व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक या उपभोक्ताओं को उपलब्ध होगा। तो व्यापार और उद्योग के लिए परिवहन साधन है वो एक कड़ी के रूप में होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि उद्योग, व्यापार और परिवहन तीनों जो हैं वो एक दूसरे के पूरक कहे जा सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास का जो मूल आधार है वो इन तीनों तत्वों को माना जा सकता है। अपन राजस्थान में औद्योगिक विकास की बात करें तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान में 1947 में कुल 11 वृहद उद्योग थे। वृहद या बड़े उद्योगों की संख्या जो है वो मात्र 11 थी, जिसमें 7 सूती वस्त्र मिलें, 7 जो है सूती वस्त्र मिल और 2 सीमेंट कारखाने और 2 चीनी कारखाने, चीनी मिलें जो हैं वो थी। तो इस प्रकार से बड़े उद्योगों की दृष्टि से अगर अपन बात करें तो कुल 7 जो हैं वो बड़े उद्योग राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय थे, और टोटल जो पंजीकृत कारखाने थे वो थे 207। यानी जो कारखाने जो रजिस्टर्ड थे वो 207 कारखाने थे। और वर्तमान संदर्भ में अगर अपन बात करें तो टोटल जो वृहद उद्योग हैं वर्तमान में वो हैं आपके 374 जो कारखाने हैं वो वृहद या बड़े उद्योगों के रूप में राजस्थान में स्थित हैं। और मुख्य जो कारखानों की अगर अपन बात करें तो लगभग 23 कारखाने वो सूती वस्त्र मिल के रूप में हैं, सूती वस्त्र मिल के रूप में हैं। और इसके अलावा 7 जो है वो कारखाने थे, वर्तमान में इनकी संख्या भी बढ़ गई है। तो वर्तमान में जो है लगभग 10 के लगभग जो कारखाने हैं, जो बड़े कारखाने, वो सीमेंट उत्पादन के रूप में हैं। सीमेंट के रूप में 10 जो बड़े कारखाने हैं वो कार्यरत हैं।
ठीक है। तो इसके अलावा यानी लगातार 374 वृहद या मध्यम आकार के जो कारखाने हैं वो राजस्थान में स्थित हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अगर अपन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, तो राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए पावर के रूप में या ऊर्जा के रूप में उस समय 13 मेगावाट विद्युत शक्ति है वो उपलब्ध थी 1947 के समय, ठीक है। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय उद्योगों के विकास के लिए पावर के रूप में या ऊर्जा के रूप में मात्र 13 मेगावाट विद्युत शक्ति है वो उपलब्ध थी। और वर्तमान संदर्भ में अगर अपन बात करें तो वर्तमान में 15,742 मेगावाट विद्युत शक्ति है वो उद्योगों के विकास के रूप में अपने को उपलब्ध है। भारत के संदर्भ में अगर राजस्थान की स्थिति अपन देखें तो राजस्थान में उद्योगों का जो विकास है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं हुआ है। तो औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्य राजस्थान को नहीं कहा जा सकता है। इन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उद्योगों का केंद्रीकरण ज़्यादा मात्रा में हुआ है या उद्योगों का विकास जो है वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा मात्रा में हुआ है। तो जो औद्योगिक विकास राजस्थान में हुआ है वो भी समान रूप से नहीं है, यानी उसमें भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां बहुत ज़्यादा मात्रा में उद्योगों का केंद्रीकरण है और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां औद्योगिक विकास है वो बिल्कुल नगण्य मात्रा में है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें तो राजस्थान को औद्योगिक दृष्टि से विकसित राष्ट्र नहीं, विकसित जो राज्य है वो नहीं कहा जा सकता है। फिर भी औद्योगिक जो उत्पादन है उसमें राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां स्थान है। पूरे भारत में राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां स्थान है और उसका मूल कारण ये है कि यहाँ पर खनिजों का जो उत्पादन है वो पर्याप्त मात्रा में हो रहा है। तो खनिजों के ऊपर आधारित जो उद्योग हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में स्वतंत्रता के बाद में विकसित हो गए हैं। तो कुछ पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें जो खनिज उद्योग और कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनका डेवलपमेंट हो जाने के कारण से उद्योगों के विकास की दृष्टि से यानी औद्योगिक जो उत्पादन है उसकी दृष्टि से पूरे देश में राजस्थान का जो स्थान है वो 10वां स्थान कहा जा सकता है। इसके अलावा जीडीपी में जो योगदान है जीडीपी में योगदान सकल घरेलू उत्पाद ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब होता है कि कोई भी राज्य या कोई भी राष्ट्र है उसके आय के जितने भी स्रोत होते हैं वो आय के स्रोत किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो उस राज्य या राष्ट्र की परिधि के अंतर्गत जितने भी आय के साधन होते हैं उन आय के साधनों से एक साल में प्राप्त आय वो होती है उस राज्य या राष्ट्र की जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद उसको कहा जाता है। तो 2004-05 की जो प्रचलित कीमतें हैं उनके आधार पे अगर अपन देखें तो जीडीपी में जो योगदान है वो 30.81 है, यानी टोटल जो योगदान है वो इसका 30.38 टोटल जो योगदान है 30.38 2004-05 की प्रचलित कीमतों पर, ठीक है। 2004-05 की प्रचलित कीमतों पर जो जीडीपी में योगदान है वो है आपका 30.38 और वर्तमान जो प्रचलित कीमतें हैं उसमें वित्त वर्ष माना गया है 2014-15 के वित्त वर्ष के अनुसार वर्तमान जो प्रचलित कीमतें हैं उसके अनुसार जीडीपी में जो योगदान है वो है 26.81%। यानी टोटल देश को जो टोटल राजस्थान को जो आय प्राप्त हो रही है उसके विभिन्न साधनों से उसमें 26% यानी 26.81 का मतलब हो गया कि लगभग 27% जो आय है वो उद्योगों के द्वारा जो प्रोडक्ट हैं उनके द्वारा प्राप्त हो रही है। यानी उद्योगों के द्वारा प्राप्त जो आय है उसका जीडीपी में योगदान काफ़ी ज़्यादा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो राजस्थान की जो आर्थिकी है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान है वो उद्योगों के विकास उद्योगों के उत्पाद के रूप में माना जा सकता है। इसके अलावा उद्योगों के विकास की अगर अपन बात करें
तो भारत में सबसे पहले जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी, औद्योगिक नीति का मतलब हो गया कि उस देश में या उस राज्य में किन नीतियों के आधार पर या किन योजनाओं के आधार पर औद्योगिक विकास है वो किया जाएगा। तो भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की अपन बात करें, प्रथम औद्योगिक नीति तो वो बनाई गई थी 1948 में। यहाँ पर किस प्रकार से उद्योगों का विकास है वो किया जाएगा। और राजस्थान में अगर अपन बात करें तो राजस्थान में उद्योग विभाग की जो स्थापना है वो की गई थी 1949 में। पहली बार राजस्थान में उद्योग विभाग की स्थापना 1949 में की गई थी। और जिस प्रकार से जो है राष्ट्र में जो प्रथम औद्योगिक नीति 1948 में बनाई गई थी, इसी प्रकार से स्टेट लेवल पे यानी राजस्थान में जो औद्योगिक नीति है वो बनाई गई थी प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में। राजस्थान में प्रथम औद्योगिक नीति 1978 में बनाई गई थी। ठीक है। और उसके बाद में जो औद्योगिक नीतियां बनी हैं उसके अंतर्गत 1991 में और 1994 में और 1998 में और उसके बाद में 2010 यानी वर्तमान जो औद्योगिक विकास है वो 2010 की नीति के अनुसार हो रहा है। ठीक है। अगर अपन देखें तो 1978 की औद्योगिक विकास के बारे में अगर अपन बात करें तो 1978 में राजस्थान में खादी और ग्रामोद्योग ने सबसे ज़्यादा मात्रा में इसमें जो है जो जोर दिया गया था या सबसे ज़्यादा मात्रा में बल दिया गया था। तो उस चीज़ की अगर अपन बात करें तो इसमें 1978 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें खादी और ग्रामोद्योग के विकास, हथकरघा और हस्तशिल्प के विकास पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। या दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि राजस्थान में प्रथम जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें मूल रूप से लघु उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा और हस्तशिल्प इसको सर्वोच्च प्राथमिकता है वो दी गई थी। ठीक है। दूसरी जो औद्योगिक नीति है वो बनाई गई आपके 1991 में। 1991 की जो औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत जो बड़े विनिर्माण उद्योग हैं उनके विकास में ज़्यादा जोर दिया गया और उसमें मूल रूप से खनन और कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनके विकास पर ज़्यादा जोर है वो दिया गया था। ठीक है। तो दूसरी जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें खनन और कृषि आधारित जो बड़े उद्योग हैं उन उद्योगों के विकास पर ज़्यादा जोर है वो दिया गया था। 1994 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी और सरकारी जो उपक्रम हैं उनकी साझेदारी पे यानी दोनों आपस में मिलके और औद्योगिक विकास किया जाए। तो निजी और सार्वजनिक साझेदारी पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो 1994 की जो औद्योगिक नीति बनाई गई उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक, PPP, ठीक है। तो PPP पे ज़्यादा जोर दिया गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी निजी उपक्रम और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग उपक्रम है तो वो आपस में मिलके और औद्योगिक विकास उनके माध्यम से किया जाएगा। या विभिन्न जो उद्योग हैं उनमें निजी और जो सरकारी तंत्र है उसकी साझेदारी के माध्यम से उद्योगों का विकास है वो किया जाएगा। 1998 की जो नीति है वो जो नीति है वो आधारित थी जो आपके विशेष आर्थिक
एवं औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र विकास। ठीक है, तो ये जो नीति बनी 1998 में, उसके अंतर्गत जो है विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र, जिनको कहा जाता है सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, तो इस प्रकार से विभिन्न जो सेज हैं उनका निर्माण किया गया और उनके आधार पे आर्थिक और औद्योगिक विकास की जो योजना है या नीति है वो तय की गई। और वर्तमान में अगर अपन देखें तो 2010 की जो औद्योगिक नीति है उसके अनुसार वर्तमान में उद्योगों का विकास है वो किया जा रहा है। और इस औद्योगिक विकास के अंतर्गत कुछ पॉलिसीज बना के और औद्योगिक विकास में समानता लाने के लिए ऐसे क्षेत्र जो औद्योगिक विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं तो वहाँ उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन जो है वो दिया जा रहा है। और वर्तमान औद्योगिक जो विकास है 2010 की नीति के अनुसार वो सेज आधारित है, यानी सेज के अंतर्गत विभिन्न जो उद्योग हैं वो एक साथ लगाए जाते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो इसके अंतर्गत बनाए गए हैं। ठीक है, और इसमें मूल रूप से 2010 की जो नीति है उसके अंतर्गत मूल रूप से विनिवेश जो है यानी एफडीआई फॉरेन ट्रेड जो इन्वेस्टमेंट है उसको उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जिनके माध्यम से बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो राजस्थान में औद्योगिक निवेश करने के लिए प्रोत्साहित हों। तो ऐसी पॉलिसीज़ बना के और राजस्थान में विभिन्न क्षेत्रों में जहां वर्तमान में समान रूप से औद्योगिक विकास नहीं है उन क्षेत्रों में भी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2010 की नीति जो है वो बनाई गई थी, यानी समानता के साथ में उद्योगों का विकास है वो किया जाना चाहिए। इसी प्रकार से अगर अपन देखें तो उद्योगों का जो प्रकार है यानी विभिन्न प्रकारों में अपन विभाजित कर सकते हैं। तो उद्योगों के प्रकारों को अगर अपन देखें, उद्योगों के प्रकार, तो इसको अपन विभिन्न भागों में बांट सकते हैं। पहला अपन देखें कच्चे माल पर आधारित, कच्चे माल पर आधारित या कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर अगर उद्योगों को अपन बांटना चाहें तो पहला तो हो जाएगा खनिज, यानी ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल खनिजों के रूप में प्राप्त होता है, तो ऐसे उद्योग जो हैं वो हो जाएंगे आपके खनिज आधारित उद्योग। दूसरा हो जाएगा आपका कृषि, ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल जो है वो कृषि उत्पादों के रूप में अपने को प्राप्त होता है, तो कृषि कार्य जो है उनके द्वारा जो प्राप्त उत्पाद हैं उन उत्पादों का उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है, तो ऐसे उद्योग हैं वो हो जाएंगे आपके कृषि आधारित उद्योग। इसके अलावा वनोपज, वनोपज आधारित जो उद्योग हैं उनकी अगर अपन बात करें तो ऐसे उद्योगों में कच्चा माल जो है वो वनोपज के रूप में होता है, वनों से अपने को प्राप्त होता है। इसके अलावा पशु आधारित, यानी ऐसे उद्योग जिनमें कच्चा माल पशुओं से अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, खनिज आधारित जो उद्योग हैं उनकी जैसे मान लो अपन बात करें तो लोहा इस्पात उद्योग है, आपका जो तांबा उद्योग है, शीशा जस्ता उद्योग है। ठीक है, तो जितने भी जो भारी विनिर्माण उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे और ऐसे उद्योगों में जो कच्चा माल होता है वो खनिजों के रूप में अपने को प्राप्त होता है। इसके अलावा दूसरा अपन बात करें कृषि में, तो कृषि में जैसे मान लो आपके सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है, गुड़ सारी उद्योग है, तो इनमें कच्चा माल जो है वो कृषि के रूप में अपने को प्राप्त होता है, तो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं वो हो जाएगी ये। वनोपज आधारित जो उद्योग हैं उसमें कच्चा माल अपने को वनों से प्राप्त होता है, यानी वनों से जो उपजें प्राप्त होती हैं जिसमें जैसे अपन इमारती लकड़ी उद्योग है, आपका फर्नीचर उद्योग है, विभिन्न प्रकार की जो औषधियाँ हैं तो औषधि उद्योग है, विभिन्न प्रकार के मेडिसिन हैं वो वनोपज के रूप में अपने को प्राप्त होती हैं। लाख उद्योग है, गोंद उद्योग है जो वनोपज के रूप में अपने को प्राप्त होती है, तो इनके ऊपर आधारित जो उद्योग है वो हो जाएंगे आपके वनोपज आधारित उद्योग। इसके अलावा
पशु यानी पशुओं से प्राप्त जो प्रोडक्ट हैं वो इन उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो पशु आधारित जो उद्योग है उसके अंतर्गत आपका एक तो डेयरी उद्योग है, वो पूर्णतः पशु आधारित उद्योग हो गया। कच्चा माल जो है वो दूध के रूप में होता है, उससे विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं। इसके अलावा हड्डी पिसाई उद्योग है, जो काराकस प्लांट्स होते हैं वो जो है वो इसके अंतर्गत आएंगे। इसके अलावा चमड़ा उद्योग है वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। और हस्तशिल्प उद्योग में विभिन्न पशुओं के जैसे मान लो फर हैं, पंख वगैरह हैं, या उनकी हड्डियां वगैरह हैं, या जैसे मान लो दांत, जैसे हाथी दांत हैं, तो उससे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट हैं वो बनाए जाते हैं हस्तशिल्प के रूप में। तो वो जो उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का अगर अपन विभाजन करें तो खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, वनोपज आधारित उद्योग और पशु आधारित उद्योग, यानी इनमें इन उद्योगों में कच्चा माल जो है वो इन क्षेत्रों से प्राप्त होता है। इसके अलावा अपन बात करें दूसरा, तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार। तो स्वामित्व के आधार पर अगर अपन देखें तो एक तो हो सकते हैं आपके सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, दूसरा निजी उद्योग, तीसरा सहकारी उद्योग या सामूहिक उद्योग, और चौथा हो गया निजी सार्वजनिक साझेदारी, निजी सार्वजनिक साझेदारी। ठीक है, तो यानी इसमें मैनेजमेंट या स्वामित्व है वो किसका होता है, इस आधार पे उद्योगों का अगर अपन विभाजन करें तो इसके अंतर्गत आ जाएगा सार्वजनिक, यानी ऐसे उद्योग जो सरकार के अधीन हैं। तो ऐसे उद्योगों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, यानी इन उद्योगों को डायरेक्ट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है। ये जो उद्योग या ये जो उपक्रम है वो गवर्नमेंट के अधीन, गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं। तो ऐसे उद्योग जो हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, सार्वजनिक उद्योग के अंतर्गत आते हैं। निजी उद्योग यानी से मान लो जिनमें निजी स्वामित्व होता है, कोई निजी संस्था है या व्यक्तिगत जो संस्था है उसका स्वामित्व होता है इसमें। सहकारी उद्योग यानी जैसे मान लो कोई सहकारी या सोसाइटी है, उन सहकारी समितियों के द्वारा उन उद्योगों का प्रबंधन कार्य है वो किया जाता है। इसी प्रकार से जो साझेदारी पे आधारित यानी निजी और सरकारी दोनों की जो है पार्टनरशिप के ऊपर आधारित जो उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसमें पीपीपी जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो सार्वजनिक जो सेक्टर के उद्योग हैं वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग आ गए, निजी जो है वो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तिगत संस्था के अंडरटेकिंग आ गए, सहकारी जो उद्योग हैं वो आ जाएंगे, यानी कोई सहकारी समितियां होती हैं, जैसे मान लो चीनी मिल केशवराय पाटन है, इसके अलावा वर्स्टेड स्पिनिंग मिल है। ठीक है, तो ये सहकारी समितियों के माध्यम से संचालित होती हैं। निजी और सार्वजनिक यानी उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं, लेकिन उनको जो है कुछ हिस्सा जो है वो निजी साझेदारों को बेच दिया जाता है। ठीक है, तो उनमें दोनों की हिस्सेदारी हो गई, जो है आपके सार्वजनिक सेक्टर की भी यानी गवर्नमेंट की भी हो गई, और निजी जो साझेदार हैं उनकी भी उसमें हिस्सेदारी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें उद्योगों के प्रकार की, तो विनिवेश या विनियोग के आधार पे, विनिवेश के आधार पर, ठीक है, विनिवेश के आधार पे अगर अपन देखें तो उद्योगों को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत यानी विनिवेश की जो मात्रा है वो कितनी है, इसके अंतर्गत वृहद उद्योग, बृहद उद्योग, मध्यम उद्योग और लघु उद्योग, और एक आपके अति लघु उद्योग और कुटीर उद्योग। ठीक है, तो वृहद जो उद्योग हैं यानी बड़े आकार के उद्योग हैं या बड़े जो उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, और ऐसे जो उद्योग हैं उनमें विनिवेश की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे उद्योग जिनमें विनिवेश की मात्रा 10 करोड़ से अधिक हो, ऐसे उद्योग में विनिवेश की जो मात्रा है वो 10 करोड़ से
ज़्यादा होती है। और ऐसे जो उद्योग हैं वो अगर सेवा सेक्टर उद्योग के रूप में है, यानी सेवा उद्योग के रूप में अगर वो हैं, सेवा उद्योग अगर है, तो उसमें जो विनिवेश की मात्रा है वो होगी 5 करोड़। ठीक है, क्योंकि सेवा सेक्टर के जो उद्योग हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। टोटली जो है सॉफ्टवेयर आईटी बेस्ड उद्योग होते हैं ये। इनमें सर्विस जो है वो प्रोवाइड, जैसे पर्यटन है, आपके विभिन्न जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनियां हैं, नेटवर्क या अन्य जैसे मान लो ऐप्स प्रदान करने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, तो उनमें ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं होती है, तो उनमें विनिवेश की जो मात्रा है वो कम रखी गई है, विनिवेश की मात्रा 5 करोड़। ठीक है, तो वृहद उद्योग के अंतर्गत जो परंपरागत उद्योग अगर मान लो कोई है तो उसमें तो विनिवेश की मात्रा कितनी है, 10 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसे उद्योग जिनमें 10 करोड़ से ज़्यादा विनिवेश होता है उनको वृहद उद्योगों के अंतर्गत रखा जाता है। और सेवा सेक्टर के जो उद्योग हैं उनमें 5 करोड़ से अधिक निवेश वाले जो उद्योग हैं वो वृहद उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा अपन मध्यम जो उद्योग हैं उनकी अपन बात करें तो इनमें विनिवेश की जो मात्रा है वो 5 से 10 करोड़। ठीक है, विनिवेश की जो मात्रा है वो 5 से 10 करोड़ होती है। और सेवा सेक्टर की अपन बात करें तो इसमें 2 से 5 करोड़। ठीक है, तो मध्यम जो उद्योग हैं तो विनिवेश की मात्रा पे अपन देखें तो ऐसे उद्योग जिनमें निवेश 5 से 10 करोड़ के बीच में होता है, ऐसे उद्योगों को मध्यम उद्योगों की श्रेणी में शामिल करते हैं। और सेवा सेक्टर के ऐसे उद्योग हैं जिनमें निवेश की मात्रा 2 से 5 करोड़ तक होती है, उनको अपन इसके अंतर्गत शामिल करेंगे, मध्यम उद्योगों के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें लघु उद्योग। तो लघु उद्योगों के अंतर्गत 25 लाख से लेकर और 5 करोड़ तक, 25 लाख से लेकर 5 करोड़ तक का जो विनिवेश वाले उद्योग हैं वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाएंगे लघु उद्योग के अंतर्गत। और इसमें अगर अपन बात करें तो 10 लाख से लेकर और 2 करोड़। ठीक है, सेवा सेक्टर की अपन बात करें तो लघु उद्योगों में कौन से उद्योगों को शामिल किया जाएगा, ऐसे उद्योग जिनमें निवेश की मात्रा 25 लाख से 5 करोड़ तक होती है। तो सामान्य परंपरागत उद्योग तो वो हो जाएंगे। और ऐसे उद्योग जो सेवा सेक्टर के अंतर्गत हैं उनमें 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में विनिवेश की मात्रा होती है, उनको लघु उद्योगों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अति लघु उद्योग हैं उसमें आ जाएंगे यानी 25 लाख तक या 25 लाख से कम, जिनमें इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, वो उद्योग किस में आ जाएंगे, अति लघु उद्योगों के अंतर्गत इनको शामिल किया जाता है। और ऐसे उद्योग अगर सेवा सेक्टर के रूप में है तो उसमें आ जाएगा 10 लाख तक, या दूसरे शब्दों में कहें तो 10 लाख से कम विनिवेश वाले सेवा सेक्टर के जो उद्योग हैं वो लघु उद्योगों के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें कुटीर उद्योग। तो कुटीर उद्योग जो है वो ऐसे उद्योग हैं जो एकल परिवार के द्वारा चलाए जाते हैं, एकल परिवार द्वारा। जैसे मान लो लघु उद्योग है, अति लघु उद्योग, मध्यम, बृहद, ये जो उद्योग है इनमें अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, अलग से उद्योग या फैक्ट्री का निर्माण होता है। आवास जो है, जैसे मान लो जो भी स्वामित्व जिसके पास में भी है उसका आवास जो है वो अलग होगा, फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग होता है। ठीक है, जबकि कुटीर उद्योग में क्या होता है कि ये एकल परिवार और परिवार का जो आवास होता है उस आवास में ही उद्योग है वो चलाया जाता है। इसमें जो है विशिष्ट श्रमिकों की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे मान लो कुशल श्रमिक या अर्ध कुशल श्रमिक वगैरह हैं वो बाहर से नहीं मंगाए जाते हैं, और क्योंकि अलग से फैक्ट्री नहीं है, घर में ही काम चल रहा है, तो प्रोडक्ट जो बनाए जाएंगे वो प्रोडक्ट हस्तशिल्प से संबंधित होते हैं, हथकरघा या हस्तशिल्प से संबंधित जो प्रोडक्ट होंगे, और उनकी स्थानीय डिमांड, यानी मूल रूप से ये ध्यान रखा जाता है कि स्थानीय मांग वाले प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पर बनाए जाएं। तो परिवार के द्वारा कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाएंगे जो जिनमें कच्चा माल है वो स्थानीय रूप से आपूर्ति हो जाए, और
जो प्रोडक्ट अपन बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी स्थानीय रूप में होनी चाहिए। जैसे मान लो टोकरी वगैरह बनाना है या मिट्टी के बर्तन बनाना है या अन्य जैसे मान लो धातुओं के बर्तन बनाने हैं, ठीक है, या हस्तशिल्प का जैसे मान लो काम है, जरी का काम है, गोटा किनारी का काम है। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं वो स्थानीय स्तर पे यानी घर में परिवार में ही किए जाएंगे। परिवार के जो लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, अलग से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं लगाया जाता है। अगर मान लो छोटी मोटी मशीनों की भी आवश्यकता होती है तो उसमें या तो हस्तचलित मशीनें या फिर विद्युत चलित मशीनें हैं वो घर में ही लगा ली जाती हैं और उन परिवार के लोगों के द्वारा ही उनको चलाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो उद्योग हैं वो कुटीर उद्योग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगर अपन स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले की बात करें तो उस समय कुटीर उद्योगों का बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास होता था। यानी से मान लो विभिन्न जो गांव थे उनमें गांव में विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स की आवश्यकता होती थी, अधिकांश जो उत्पाद हैं वो वहीं पे कुटीर उद्योगों के रूप में तैयार कर लिए जाते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। लेकिन जैसे अपने यहाँ पे अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों के आने के बाद में जो यहाँ उत्पादित जो कच्चा माल है वो इंग्लैंड ले जाया जाता था और वहाँ बड़े बड़े उद्योगों के माध्यम से लार्ज स्केल पे जो है प्रोडक्ट तैयार किए जाते थे। तो लार्ज स्केल पे जब प्रोडक्ट बनता है तो उसकी लागत है वो कम आ जाती है, जिसके कारण से कम लागत वाले जो प्रोडक्ट हैं वो यहाँ पे उपलब्ध होने लग गए। तो उसके कारण से यहाँ का जो कुटीर उद्योग था या जो लघु उद्योग था वो कोलाप्स हो गया, धराशायी हो गया। तो अंग्रेज़ों से पहले की अगर अपन बात करें तो राजस्थान या पूरे भारत में जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योगों का विकास है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं वृहद और मध्यम उद्योग, ठीक है। इसमें राजस्थान में विभिन्न प्रकार के जो उद्योग हैं उनमें बात करें तो वृहद और मध्यम उद्योग। तो वर्तमान संदर्भ में अगर अपन देखें तो वृहद उद्योग जो है उनका सबसे ज़्यादा विकास क्षेत्र या जिले में अगर अपन देखें तो वृहद उद्योगों का सर्वाधिक विकास हुआ है अलवर में। वृहद व मध्यम उद्योग, तो राजस्थान में सर्वाधिक जो वृहद उद्योग हैं, वृहद उद्योग जो हैं वो उनका विकास हुआ है अलवर में, ठीक है। और दूसरा स्थान आता है आपके जयपुर का, ठीक है। मध्यम और वृहद उद्योगों के विकास में प्रथम स्थान अलवर का है और दूसरा स्थान है जयपुर का। अलवर का विकास होने का मूल कारण जो है वो ये कि इसका अधिकांश भाग है वो एनसीआर के अंतर्गत आ गया, राष्ट्रीय राजधानी जो परिक्षेत्र है उसके अंतर्गत आ गया है, जिसके कारण से इसमें जो है विनिवेश की मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो गई। बहुत सारी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उन्होंने अलवर का जैसे दिल्ली से लगता हुआ जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में इन्वेस्टमेंट किया है और जो बड़े बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठान में बड़ी बड़ी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनकी यूनिट्स जो है वो वहाँ पे स्थापित हो गए हैं। और उसका मूल कारण ये है कि भी देश की राजधानी है उसके पास में स्थित होने के कारण से इसका विकास ज़्यादा मात्रा में हुआ है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक सुविधा, जैसे मान लो डेलीगेट्स हैं या अन्य जैसे मान लो मीटिंग्स वगैरह है तो उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है वो वहाँ पे उपलब्ध है। विभिन्न देशों के साथ में कनेक्टिविटी है वो दिल्ली की बहुत अच्छी है और दिल्ली के बिल्कुल पास में स्थित एक क्षेत्र होने के कारण से यहाँ पर जो है औद्योगिक विकास राजस्थान के संदर्भ में देखें तो वृहद या मध्यम आकार के जो उद्योग हैं उनका सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर विकास हुआ है। इसके अलावा जो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की अपन बात करें तो सर्वाधिक पंजीकृत उद्योग वो हैं आपके जयपुर में। रजिस्टर्ड जो यूनिट्स हैं अब उसमें सारी आ गए आपके वृहद, मध्यम, छोटे आकार के जितने भी कारखाने या फैक्ट्रीज हैं। तो रजिस्टर्ड फैक्ट्रीज की अपन बात करें, रजिस्टर्ड कारखानों की अपन बात करें, पंजीकृत उद्योगों की, तो उसमें प्रथम स्थान है वो आता है आपका जयपुर का और दूसरे स्थान पर है अलवर, ठीक है। और न्यूनतम यानी सबसे कम जो औद्योगिक इकाइयाँ
तो न्यूनतम औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो उसमें स्थान आया आपके जैसलमेर। यानी जैसलमेर क्षेत्र में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ राजस्थान में पाई जाती हैं। तो उसका कारण भी अपने को पता है कि भाई एक तो उद्योगों का जो विकास होगा उसके लिए मूल जो कारण है वो होता है उद्योगों के विकास के लिए कि मूलभूत आवश्यकता की जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उपलब्ध होनी चाहिए। और उनमें एक जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ है वो आपके जल भी होता है। तो यहाँ पे जल उपलब्ध नहीं है, जलवायु दशाएं जो हैं वो यहाँ पे विषम हैं, और विभिन्न वित्तीय संस्थान हैं वो कम है, कनेक्टिविटी है, परिवहन के साधन है उनका भी अभाव। उसके कारण से जैसलमेर क्षेत्र में औद्योगिक विकास जो है वो काफ़ी कम मात्रा में हुआ है। रजिस्टर्ड इकाइयों की बात करें तो न्यूनतम जो रजिस्टर्ड कारखाने हैं वो जैसलमेर में पाए जाते हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो राजस्थान में कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनको NIDS के अंतर्गत शामिल किया गया है, नो इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट्स, इनको NIDS के अंतर्गत शामिल किया गया है। यानी जहाँ पे औद्योगिक विकास बहुत कम है या बहुत न्यून मात्रा में यहाँ पे औद्योगिक विकास है वो हुआ है, उसमें जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू और सिरोही, इनको राज्य सरकार के द्वारा NIDS जिलों के अंतर्गत शामिल किया गया है। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी औद्योगिक प्रतिष्ठान या औद्योगिक जो कंपनी है इन क्षेत्रों में अगर औद्योगिक प्रतिष्ठान या उद्योग लगाती है तो उसके लिए राज्य सरकार के द्वारा 25% सब्सिडी यहाँ पर प्रदान की जाती है। 25% जो सब्सिडी है वो यहाँ पे दी जाती है। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके अनुसार यहाँ पे औद्योगिक विकास किया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं है तो समानता लाने के लिए यहाँ पे औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार जो है वो नीति बना के और उद्योगों के को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है। इसके अलावा उद्योगों के स्थानीयकरण के अपन कारण देखें भी ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उद्योगों के विकास में सहायक होते हैं। तो उसमें अगर अपन बात करें तो उद्योगों के विकास के लिए सबसे प्रथम जो चीज़ होती है वो तो होता है कच्चा माल। यानी कच्चा माल जो है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। कच्चा माल जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में होगा तो वहाँ पे उद्योग जो हैं वो लगाए जाएंगे। अब वो डिपेंड करता है कि अपना उद्योग किस प्रकार का है, एग्रो बेस्ड है या मिनरल्स बेस्ड है या फिर जैसे आपके वनोपज बेस्ड है, किस प्रकार का उद्योग, उसके आधार पे वहाँ पे कच्चा माल उपलब्ध होना चाहिए। तो कच्चे माल की उपलब्धता है वो एक महत्वपूर्ण जो है फैक्टर होता है जो उद्योगों के विकास को या स्थानीयकरण को प्रभावित करता है। इसके अलावा पूंजी, यानी उद्योगों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऐसे वित्तीय संस्थान है वो वहाँ पे उपलब्ध होने चाहिए। जिस क्षेत्र में फैक्ट्रीज लगाई जा रही हैं या औद्योगिक संस्थान लगाए जा रहे हैं तो वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में वित्तीय संस्थान है वो होने चाहिए। इस प्रकार से जहाँ पे पूंजी निवेश ज़्यादा मात्रा में होगा वहाँ पर जो है औद्योगिक विकास भी ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो श्रम, उद्योगों में श्रम की जो मात्रा है वो उपलब्ध होनी चाहिए। क्योंकि जैसे मान लो विभिन्न जो उद्योग हैं उनमें पर्याप्त मात्रा में श्रम की आवश्यकता होती है और श्रम भी अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे अर्ध कुशल है, अकुशल है और कुशल जो श्रमिक हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ सभी प्रकार का जो श्रम है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा, ऐसे क्षेत्रों में औद्योगिक विकास ज़्यादा मात्रा में होता है। इसके अलावा जैसे मान लो अपन बात करें तो परिवहन के साधन, ठीक है, उद्योगों के द्वारा जो तैयार माल है उसको बाजार तक ले जाने के लिए और कच्चा माल है वो उद्योग तक लाने के लिए परिवहन के जो साधन यानी कनेक्टिविटी, अभिगम्यता है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। परिवहन के साधन हैं वो पर्याप्त मात्रा में और जो है कम खर्चीले, ठीक है, कम खर्चीले जो परिवहन के साधन हैं वो उपलब्ध होने चाहिए। उन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास है वो ज़्यादा मात्रा में होगा। इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं यानी सरकारी नीतियाँ, जैसे मान लो अभी अपन ने बात की NIDS की, तो राज्य सरकार ने नीति बना के भी ऐसे क्षेत्र यानी जहाँ पे औद्योगिक विकास नहीं है वहाँ पर अगर उद्योग लगाए जाते हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा जो है वहाँ पे सब्सिडी
दी जाएगी। इसके अलावा जैसे मान लो गवर्नमेंट कुछ प्रोत्साहन दे सकती है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ औद्योगिक विकास नहीं है वहाँ पे अगर उद्योग लगाए जाएं तो उन क्षेत्रों में कम रेट पे ज़मीन जो है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, या वहाँ पे जो उद्योग लगाए जाएंगे उन उद्योगों को जैसे मान लो कस्टम ड्यूटी है, आपके एक्साइज जो ड्यूटी है, या विभिन्न प्रकार के जो कर हैं उनको जैसे मान लो निश्चित अवधि तक, जैसे 5 साल के लिए, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए उनको कर मुक्त रखा जाए, यानी किसी प्रकार का कोई टैक्स गवर्नमेंट के द्वारा उनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ हैं, राज्य सरकार की जो नीतियां हैं वो भी औद्योगिक विकास को प्रभावित करती हैं।